फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और अगर सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर 4 चल रही थी जो पेपर 2 के तहत थी। हम प्रीवियस क्लास के अंदर किसकी बात कर रहे थे? हाइड्रोक्सी की बात कर रहे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? उसी हाइड्रोक्सी की क्या पढ़ेंगे? कुछ तो सामान्य गुण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, गुण की अगर बात करें, क्या बात करें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्या होते हैं? जो एक होता है इसमें ग्लाइकोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिक अम्ल। वो तो होता है द्रव, जबकि मैं अन्य हाइड्रोक्सी अम्लों की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। यह ना जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होंगे और इसकी अम्ल की जो प्रबलता होती है वो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उससे अधिक होती है। कारण क्या होता है? इसके अंदर 2 OH समूह पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी प्रबलता क्या हो जाती है? अधिक होती है। दोनों ही समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्रोक्सी समूह, दोनों हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो गुण लिख लेते हैं इसके। पहला गुण क्या है इसका? इसमें होता है ग्लाइकोलिक अम्ल। वो तो क्या होता है? द्रव। और बाकी जो सभी होते हैं, बाकी सभी ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। दूसरे गुण की बात करें, दूसरे गुण की मैं अगर बात करूं, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या होता है? अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है। आई प्रभाव या अम्लता कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक होती है। ठीक है। क्योंकि, कारण भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी और हाइड्रोक्सी अम्ल भी क्या दोनों बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये दोनों कौन? हाइड्रोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब क्या बात करेंगे? इनकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और बहुत ईजी केमिकल रिएक्शन है। तो पहले अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो किस प्रकार से इसको लिखते हैं देखते हैं। C2OH और COH। अगर मैं क्या करूं, इसको PCl5 या थायनोड क्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करता हूं तो देखिए यहाँ ये OH समूह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी OH समूह। OH समूह यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसकी जगह क्या ऐड हो जाता है? क्लोरीन ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाएगी? क्लोरीन ऐड हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारी हो जाती है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर बात करें हम दूसरी रिएक्शन की तो इसको मैं क्या करता हूं? KMnO4 या H2 KMnO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करोगे। जब इसको गर्म किया जाता है तब क्या हो जाता है? ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? अलग अलग। थोड़ा इसको और सही लिख लेते हैं। या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख लेते हैं, सही रहेगा।
ठीक है। अब ये क्या होगा, दो भागों में टूटेगा इस प्रकार से, ये समूह अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो क्या बनता है देखिए, एक तो बन जाता है एल्डिहाइड और एक क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इससे नहीं होने वाली, क्योंकि इससे अगर आप करने का प्रयास करोगे तो इसमें से एल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो एल के समूह जोड़ देता हूँ, ये रहा OH समूह और COH। ये पुनः ऐसे अलग हो जाता है, यहाँ से एक कीटोन बन चुका है। और ये भी पुनः दो भागों में टूटता है, CO2 गैस के रूप में टूट जाएगा और H2O के रूप में टूट जाता है। ठीक है, फॉर्मिक, छोड़ो इसको। तो ऑक्सीजन साथ ऐड करोगे तो CO2 और H2O के रूप में टूट जाए। तो हमने ये दो बना लिए हैं। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन की इसकी बात करते हैं हम, ऊष्मा के प्रभाव के कारण, ऊष्मा का प्रभाव। तो आपसे पूछ सकता है हाइड्रोक्सिक अम्ल के प्रयोग करते हुए आप किसका निर्माण कीजिए, कीटोन का निर्माण कीजिए, एल्डिहाइड, तो आप इसका निर्माण कर सकते हैं। ऊष्मा के प्रभाव में पहली रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, अब ऊष्मा प्रभाव में ये क्या करते हैं, तीन प्रकार बनाते हैं। एक तो लेक्टाइड बनाते हैं, क्रोटोनिक अम्ल बनाते हैं, और एक क्या बनाते हैं, लेक्टोन बनाते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है, मैंने आपसे पहले जब हाइड्रोक्सी समूह स्टार्ट किया तो मैंने कहा था अल्फा, बीटा और गामा स्थितियां होती है। मतलब जहाँ COH समूह जुड़ा हुआ है उसका जो पहला कार्बन आपको मिलता है वो हमारे पास बीटा, सेकेंड अल्फा, तीसरा जो होता है वो गामा देखने को मिलता है। पहले किसकी बात करते हैं, अल्फा की बात कर लेते हैं, देखते हैं RCHOH और COH। ठीक है, अभी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको भी लिखेंगे पर इसको थोड़ा उल्टा लिखेंगे। ये वाला समूह आप नीचे लिख लेना, बाकी को हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, हमें एडजस्ट करके HCCH और R, और यहाँ पर क्या आ जाता है OH। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलने वाला है, H2O, और यहाँ से भी क्या निकलने वाला है, H2O, जब इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या CO, ठीक है, और CO है, और यहाँ पर क्या बचा है, केवल H। तो ये बंद किसके साथ अटैच हो जाएगा, H के साथ, COH। ठीक है, और ये भी किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ, CO और O। इसको थोड़ा, इसको ऐसे लिख लेते हैं O और CO, जो आपस में कनेक्ट नहीं होने वाले, सॉरी आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लेक्टाइड कहते हैं, लेक्टाइड कहते हैं। ये किस स्थिति पर था, अल्फा था। पहला जो कार्बन होता है वो अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा क्या होता है, गामा होता है। अल्फा, बीटा और गामा। अब हम बात कर देते हैं, बिटाई कर लेते हैं, अर्थात हमें दूसरे कार्बन पर OH समूह जोड़ना है। तो इस प्रकार से लिख लीजिए CH3, CH, CH और COH। पहला कार्बन दूसरे कार्बन पर हम जोड़ लेते हैं OH। इसको भी क्या करेंगे, गर्म करने हैं। इसमें सिर्फ हम इसका एक ही अणु लेने वाले हैं। अब इससे क्या निकलने वाला है, जल का अणु निकलने वाला है। CH2 कर दीजिए इसको। ठीक, कार्बन की व्यवस्था पूरी कर लेना, अगर कहीं पर आपको पूरी ना दिखाई दे तो। ठीक है, तो CH2 हो गया ना, यहाँ पर 1 2 3 4, इसकी व्यवस्था पूरी है और इसकी पूरी है। अब निकलते हैं यहाँ से जल का अणु। क्या निकलता है, जल का अणु। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, तो ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH। इसको बोलते हैं हम क्रोटोनिक, इसे क्या कहते हैं हम, क्रोटोनिक अम्ल कहते हैं।
ठीक है। अब अंतिम रख दे तीसरी रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। अब हमें किसको जोड़ना है, गामा स्थिति पर जोड़ना है। कुछ नहीं करना आपको, ये था बीटा वाला, इस पर ऐड कर लेते हैं हम OH CH2 और CO और इससे भी निकलने वाला जल का अणु ये रहा, ठीक है। और CH2 और O और CO, तो कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं। पहले रहते हम किसकी बात करते हैं, गुण की बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो हाइड्रोक्सी अम्ल होते हैं ना, जो क्या होते हैं ग्लाइको अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल के अलावा सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये द्रव होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, बाकी सब क्या होगा, ठोस अर्थात सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब बात करें इसके अम्ल प्रभाव की, आई प्रभाव की, तुलना किसकी करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो इसकी जो अम्लता है वो अधिक प्रबल होगा किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। रीजन क्या है, इसके अंदर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। तीसरी, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई देती है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाता है या हाइड्रोजन बंध आपको दिखाई देते हैं। पहली रिएक्शन की अगर बात करो तो हाइड्रोक्सी अम्ल की जो रिएक्शन है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या थाइनोल क्लोराइड से जब करते हैं इसकी रिएक्शन को, तो दोनों तरफ क्या OH समूह निष्कासित हो जाते हैं, क्लोरीन ऐड हो जाता है। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक तो है KMnO4, एक इसके अंदर क्या है H2SO4। जब आप KMnO4 ले रहे हैं तो साथ में आपको क्या लेना होगा, ऑक्सीजन को और ऐड करना होगा। ऑक्सीजन को जब ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन ऐड यहाँ पर होती है, और जब ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाती है तो बनता है H2O और CO2, सेम ही क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ एल्किल समूह एक है तो एल्डिहाइड का निर्माण कर रहा है, 2 एल्किल समूह है तो कीटोन का निर्माण कर रहा है। तो अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि आप हाइड्रोक्सी अम्ल का प्रयोग करते हुए कीटोन और एल्डिहाइड का निर्माण कीजिए, या जब हाइड्रोक्सी अम्ल को KMnO4 जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है इसका। तीसरी थी उष्मा के प्रभाव के कारण। 3 प्रकार से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा स्थिति मतलब कार्बन जो शीर्ष समूह उसके पास वाला समूह होता है उसे अल्फा बोलते हैं। इसके 2 अणु लेंगे हम, 2 अणु लेने पर जो बनता है इलेक्ट्रोड बनता है, दोनों में से क्या निकलने वाला है, जल का अणु निकलने वाला है, 2 जल के अणु क्या निकलते हैं, इससे 2 जल के अणु निकलते हैं। दूसरी इसकी बात करें क्रोटोनिक अम्ल की बात करते हैं। इस बार हमने बीटा स्थिति पर OH समूह जुड़ा है और इससे भी क्या निकल जाता है, जल का अणु निकल जाता है। तीसरा गामा स्थिति पर जोड़ा है, इससे भी क्या निकल जाता है, OH समूह निकल जाता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन की संरचना बनाता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैलिक अम्ल। क्या पढ़ने वाले हैं, मैलिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मैलिक अम्ल। अब हम जो बात करेंगे पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक मैलिक अम्ल। जब हम मैलिक अम्लों की जब बात करते हैं, ये हमें क्या किससे प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, हमें फलों से। फल कौन से, कच्चे सेब हो सकते हैं, केला हो सकता है, अंगूर हो सकते हैं, नाशपाती हो सकते हैं। इन फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, मैलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। वास्तविक अगर बात करें तो हमें जो इसका जो नाम था मैलिक अम्ल वो होता है लैटिन भाषा में मेलम से होता है, जिसका अर्थ होता है कच्चे सेब। उससे इसका नाम क्या पड़ा था, मैलिक अम्ल पड़ा था। तो अब देखिए यह हमें फलों जैसे कौन से, नाशपाती, केले, अंगूर, कच्चे सेब, से प्राप्त होते हैं।
मैलिक अम्ल नाम मैलम, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कच्चा सेव। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले, केमिकल रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें मैलिक जो अम्ल है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। पहले इसकी जो बनाने की जो विधि है वो होता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल भी देखेंगे, इसको बनाने की एकदम सिंपल विधि बताएंगे आपको किस प्रकार से मैलिक अम्ल का भी निर्माण आप कर सकते हैं। सेकंड जो विधि आती है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रोमोक्सिलिक अम्ल होगा उसके द्वारा बनेंगे। और रिएक्शन किस प्रकार से करने वाले हैं, मैलिक अम्ल की जो रिएक्शन है जल के साथ करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, और उसकी जो AgOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, मैलिक अम्ल प्राप्त होने वाला है। पहले हम बात करेंगे मैलिक अम्ल किस प्रकार से बनाएंगे। आप कुछ नहीं करना है, आपको दो संरचना बनाई होगी आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल की, वो दो संरचनाएं बनाते हैं। बना लिया आपने दो संरचनाएं। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों संरचना विधि जो आपको दिख रहा है ना, इनके मध्य डबल बॉन्डिंग कर दीजिए बस। इसे क्या कहते हैं, मैलिक अम्ल। कार्बन की संरचना देख लीजिए, 4 है, 1 और 3 और 1 4, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, जल के साथ करोगे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखिए किस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, H और H दो भाग में टूट जाते हैं। अब एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है और एक जो OH समूह है वो इसके मध्य ऐड हो जाएगा। देखते हैं CH2 COH COH और COH, इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक अम्ल। इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मैलिक अम्ल कहा जाता है। सेकेंड विधि भी देख लेते हैं, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण देख लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया था, आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या लगा देते हैं हम, सिंगल बॉन्ड। और आप बस हमें क्या बनाना है इसमें, ब्रोमोक्सिलिक अम्ल। कार्बनिक संरचना पूरी कर दीजिए, CH2 और CH2। अब ब्रोमोन की बात है, ब्रोमो की तो कहीं पर भी एक ब्रोमोन जोड़ दीजिए और एक बंद हट जाता है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन क्या प्रतिस्थापित कर दिया हमने, ब्रोमीन कर दिया है। अब HgOH के साथ कर लीजिए, यहां से क्या निष्कासित होगा, ब्रोमीन निकल जाता है, HBr। सिल्वर क्या लेकर चलता है, ब्रोमीन लेकर चला जाता है, और क्या बचता है यहाँ पर, CHOH और COH, C2 और COH। क्या बचता है, C2OH। अब जो मैलिक अम्ल होता है ना, ये होते टोटल 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है D+ कह सकते हो, या डी मैलिक अम्ल कह सकते हो, या कह सकते हो L- लैक्टिक अम्ल कह सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो स्थिति होती है वो होता है इसका रासायनिक मिश्रण। रासायनिक मिश्रण की बात करें तो इसमें दोनों प्राप्त होते हैं, हमें D+ भी प्राप्त हो सकता है, L- भी प्राप्त होता है। तो लिख लेते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। पहला बात कर लें तो D+, या इसको डी मैलिक अम्ल कह सकते हो आप,
दूसरा बात करें तो L माइनस L मैलिक अम्ल की बात कर सकते हो। तीसरा आ जाता है रासायनिक मिश्रण। रासायनिक मिश्रण जिसके अंतर्गत क्या होंगे, ये दोनों के दोनों इसके अंदर ऐड होंगे, दोनों दोनों का मिश्रण इसमें प्राप्त होगा डी और एल का। अब हम देखते हैं संरचना किस प्रकार से होती है, डी की किस प्रकार से होगी, एल की किस प्रकार से होगी। अब देखिए संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको देखना होगा। हम इसको सेंट्रल कार्बन, एक मध्य कार्बन की आपको बताते हैं, मध्य कार्बन को आप पता कर लीजिए और फिर हम क्या करते हैं, दोनों स्थितियां आपको संरचना दोनों बन जाती है। किस प्रकार से बनती है देखिए, ये देखिए ये है सेंट्रल कार्बन। ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ जो बंध जुड़े हैं, एक तो ये बंध जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक OH और एक क्या जुड़ा हुआ है COH। किस प्रकार से करते हैं देखिए, एक इसके साथ जो बंध जुड़ा हुआ है CH2OH। इस प्रकार से एक जुड़ा हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है इसके OH, एक क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ COH। ये क्या है हमारे पास सेंट्रल कार्बन है। जब हाइड्रोजन इस स्थिति पर हो, क्या हो, इस स्थिति पर हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, D+ या डी लैक्टिक अम्ल। अगर इस स्थिति को उल्टा कर दीजिए, जहां H है वहां OH कर दीजिए, जहां OH है वहां पर क्या कर दीजिए H। इस प्रकार से C सेंट्रल कार्बन है हमारे पास, ये सिमिलर रहने वाला COH, यहाँ पर आप कर दीजिए OH और ये कर देते हैं हम H। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है L-, ये था D+, ये हमारे पास क्या हुआ है L-। अब देखिए हम बात करते हैं रासायनिक मिश्रण की। रासायनिक मिश्रण की अगर बात करोगे तो हम कुछ विधियां हैं, उस विधियों के द्वारा क्या होता है, अगर उन विधियों का प्रयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या होता है अलग हो जाते हैं। उस जो मिश्रण है उसमें से या तो हमें क्या प्राप्त होगा D+ प्राप्त हो जाएगा, या हमें क्या प्राप्त है L- प्राप्त हो जाता है। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला जो टॉपिक है या जो इसकी जो आगे की रिएक्शन है हम अगले लेक्चर के अंदर करते हैं। तब तक के लिए आप लगातार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।